हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 12 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। सो लास्ट क्लास में हमने CSS चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने लास्ट क्लास में CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ तक कवर किया था। ठीक है जी, तो आज पढ़ेंगे कुछ और कंसेप्ट्स ऑफ CSS। तो बात करेंगे CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी CSS बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ द बैकग्राउंड, पैडिंग, बॉर्डर इमेज, box shadow, margin and the clip path of an element is applied when the box for the element is fragmented। तो यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर है, बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट का जो बॉक्स होता है ना, वो जब फ्रेगमेंट होता है ना, तो उस फ्रेगमेंटेशन के टाइम पर क्या बैकग्राउंड होगा, क्या पैडिंग होगी, क्या बॉर्डर होगा और बॉर्डर में क्या इमेज हो सकती है, ठीक है, उस बॉक्स की क्या शेडो होगी, तो ये सब डिसाइड करता है आपका बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बात करते हैं सिंटेक्स की। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से सिंटेक्स होता है, बॉक्स, बीच में हाइफन, डेकोरेशन हाइफन ब्रेक, उसके बाद कॉलन। अब यहाँ पे आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, स्लाइस, क्लोन, इनिशियल, इनहेरिट या फिर अनसेट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूज के बारे में। तो पहली है आपकी स्लाइस, ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं MCQ फॉर्मेट में कि बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो आप आंसर देंगे स्लाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज box decorations are applied to the element as a whole and break at the edges of the element fragments। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका बॉक्स होता है ना, वो पूरे एलिमेंट पे एक ही बॉक्स आता है। ठीक है, और क्या होता है, जो एजेस होते हैं ना आपकी फ्रेगमेंट्स पे, वहीं पर वो ब्रेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लोन के बारे में। बॉक्स डेकोरेशंस अप्लाई टू द ईच फ्रेगमेंट ऑफ द एलिमेंट एज इफ द फ्रेगमेंट्स वर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब क्लोन के केस में क्या होता है, जितने भी आपके फ्रेगमेंट होते हैं ना, वो सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स माने जाते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स पे डिफरेंट बॉक्स लगता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक बॉक्स नहीं आता, यहाँ पे क्या होता है, हर एक फ्रेगमेंट को एक इंडिविजुअल एलिमेंट मानते हैं और उस पे अलग अलग बॉक्स आते हैं। ठीक है, सो बॉर्डर रैप्स द 4 एजेस ऑफ द ईच फ्रेगमेंट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के हर फ्रेगमेंट पे बॉर्डर आता है उसके चारों एजेस में, एंड बैकग्राउंड्स आर रीड्रॉन इन फुल फॉर ईच फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी इनिशियल, सेट्स दिस प्रॉपर्टी टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अगर आप इनिशियल कर दोगे तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी ना, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाती है। नेक्स्ट इज इनहेरिट, इनहेरिट्स दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट। तो इनहेरिट का इस्तेमाल जब करेंगे जब कोई पेरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और हम चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट एलिमेंट के जैसे हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, स्पेसिफाई द बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी। तो कुछ इस तरीके से देखो, वेब किट बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक क्लोन किया है आपने, ओ बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक क्लोन किया है और बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक आपने क्लोन किया है। ये आपने किया है स्पैन डॉट एग्जाम्पल 1 के लिए, या EX1 बोल दो इसे। ठीक है, ऐसे इसके लिए किया है। अब इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है ये हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फुल HTML कोड, डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, देन हेड, उसके बाद स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर आप डिफाइन करोगे वो वाला HTML एलिमेंट जिस पे आप बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आप एक बार बॉडी में आओ, बॉडी में आपने क्या किया है, आपने H1 हेडिंग दी है द बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी, इसके बाद H2 एक और हेडिंग दी है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक और क्लोन। अब यहाँ पे आपने स्पैन का यूज़ किया है और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू EX1 करी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा है CSS, फिर BR टैग लगाया, इज BR टैग इजी, BR टैग टू लर्न, और स्पैन को कर दिया आपने क्लोज।
सेम इसी तरीके से आपने किया H2 हेडिंग से बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक स्लाइस मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे H2 क्लोज करके स्पैन क्लास इज इक्वल टू यहाँ पे EX2 रखी है आपने। इसके बाद CSS ब्रेक इज ब्रेक इजी ब्रेक टू लर्न और स्पैन को कर दिया आपने क्लोज। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, जिस भी HTML एलिमेंट पे आपने लगाना है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी, उसको आप यहाँ पे पहले डिफाइन करोगे, उसका बॉर्डर पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज और लाइन हाइट, इन सब की वैल्यू आप सेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आओगे और फिर क्या करोगे, आप लिखोगे स्पैन डॉट EX1। तो डॉट EX1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लास की वैल्यू EX1 सेट कर रखी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वेब किट बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक को क्लोन कर दो, ओ बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक को क्लोन कर दो और बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक को क्लोन कर दो, ठीक है। इसी सेम तरीके से आप EX2 के लिए करोगे और यहाँ पे आप वैल्यूज़ को स्लाइस कर दो, ठीक है। जो ये सब लिखा हुआ है ना, ये इसका सिंटैक्स होता है बेसिकली, तो ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया है, आप यहाँ से बाहर आए, स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया और बॉडी टैग को आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने एक P टैग ऐड किया है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। और नोट दिया है आपने, क्या नोट दिया है, IE और Edge डू नॉट सपोर्ट द बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो Edge और IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया और एंड में HTML को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है स्क्रीन पे। तो देखो स्क्रीन पे क्या आया है, द बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी, ये आपकी H1 हेडिंग थी, प्रिंट हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक क्लोन, ठीक है, ये आपकी H2 हेडिंग थी। इसके बाद देखो क्या हुआ है, यहाँ पे आपने जो स्पैन क्लास इज इक्वल टू EX1 किया था ना, तो आप जाओगे EX1 में और यहाँ पे आपने इन सब की वैल्यू को क्लोन किया हुआ था। तो हम पहले ही पढ़ रखे हैं पीछे कि क्लोन में क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट को, जो हर एक फ्रेगमेंट है आपके एलिमेंट का, उसे एक इंडिविजुअल एलिमेंट मानता है और जो बॉक्स बनाता है ना वो पूरे एलिमेंट पे बना देता है, इंडिविजुअल एलिमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक स्लाइस की, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने इस पूरे को एक ही इंडिविजुअल एलिमेंट माना है, ठीक है, एक सिंगल होल एलिमेंट माना गया है। तो यहाँ से देखो आपका बॉक्स स्टार्ट हो रहा है और जब तक आपका पूरा एलिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, वो आपका बॉक्स खत्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पढ़ के आए थे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉक्स डेकोरेशंस आर अप्लाइड टू द एलिमेंट एज अ होल एंड ब्रेक एट द एजेस ऑफ द एलिमेंट फ्रेगमेंट। तो वो कहाँ ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा आपके एलिमेंट के फ्रेगमेंट पे, जो भी आपकी एज होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही बॉक्स है, वो सारे फ्रेगमेंट को कवर करता हुआ जा रहा है और आखिरी वाले फ्रेगमेंट पे वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क है बिटवीन द स्लाइस एंड द क्लोन प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो आपने नोट डलवाया था वो भी आ गया है, ठीक है। देखो नोट आपका थोड़ा सा हाईलाइट आ रहा है बिकॉज आपने इसे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा था। तो स्ट्रॉन्ग टैग किस लिए होता है आपका, किसी भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज में बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी सपोर्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम समझ रहे थे क्या डिफरेंस है बिटवीन द क्लोन एंड द स्लाइस प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप पूरा कोड लिख के बताइए। यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि द बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी की क्या क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CSS बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी के बारे में। द बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी अटैचेस वन और मोर शेडोज टू एन एलिमेंट, ठीक है। सो बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप एक या एक से ज़्यादा शेडो किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंटेक्स है बॉक्स शेडो कॉलन करके आप यहाँ पे नन भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करेंगे H ऑफसेट V ऑफसेट मतलब हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं।
ब्लर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, कलर को सेट कर सकते हैं। इनसेट, इनिशियल और इनहेरिट, ये भी अलग अलग 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक HTML कोड गिवन है, इसे देखते हैं। थोड़ा सा हम जूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर आपने लिखा है #example1 और #example2। पहले देखते हैं ये #example1 और #example2 का मतलब क्या है। तो आप थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर आपने H2 हेडिंग के अंदर बॉक्स शेडो 5 पिक्सल और 10 पिक्सल करके लिखा हुआ है। H2 को आपने क्लोज किया। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, div id इज इक्वल टू एग्जाम्पल। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप id सेट कर देते हो किसी भी एलिमेंट की, तो जब हम CSS डिफाइन करते हैं ना, तो उसकी स्टार्टिंग आप हैश के साथ करते हो, ठीक है। तो आपने हैश के साथ इसकी स्टार्टिंग कर दी है। अब यहाँ देखो आपने हैश में क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा और बॉर्डर सेट कर दिया 1 पिक्सल और सॉलिड कर दिया इसको। पैडिंग कर दिया आपने 10 पिक्सल। पैडिंग का मतलब होता है जब हम कुछ फिल करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को फिलिंग करना, तो उसकी वैल्यू आप सेट करोगे यहाँ पे कितना पिक्सल। इसके बाद यहाँ पे है बॉक्स शेडो, आपने 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। तो यहाँ पे 5 पिक्सल आपका हो गया H ऑफसेट और 10 पिक्सल आपका हो गया V ऑफसेट, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या किया है, आपने example2 के लिए भी यही किया है। example2 आपका क्या है, ये देखो example2 आपका नीचे है। यहाँ पे नीचे आपने एक और div बनाया है और उसकी ID आपने example2 कर रखी है। तो आपने यहाँ पे भी #example2 लिखा और इसके ब्लॉक में आपने बॉर्डर को सेट किया, पैडिंग को सेट किया और बॉक्स शेडो में आपने यहाँ पे H ऑफसेट, V ऑफसेट और ये आपका कलर है, ठीक है। #888 आपका कलर कोड है, ठीक है। अब क्या किया है आपने, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। जब आपने div id इज इक्वल टू एग्जाम्पल किया, तो div टैग हम डिस्कस कर चुके हैं। div टैग क्या करता है, एक डिवीजन या फिर एक पर्टिकुलर आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देता है, एक सेक्शन बना देता है आपके HTML पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे है पैराग्राफ टैग, अ div एलिमेंट विद अ शेडो। आपने एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ इसे क्लोज कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे div क्लोज हो गया, तो ये आपका एक सेक्शन बन जाएगा आपके HTML पेज पे, ठीक है। इसी सेम तरीके से आपने नीचे एक सेक्शन और बनाया है। यहाँ पे आपने div id इज इक्वल टू example2 सेट किया है और यहाँ पे भी आपने एक पैराग्राफ लिखा है, यू कैन ऑल्सो डिफाइन द कलर ऑफ द शेडो, हेयर द कलर ऑफ द शेडो इज ग्रे, ठीक है। तो ये जो कोड है ना, ये ग्रे कलर के लिए है। आप चाहो तो यहाँ पे कोड लिखो या फिर डायरेक्टली कलर का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने div टैग को क्लोज किया, एंड में आपने बॉडी क्लोज करी एंड देन HTML भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, 2 div टैग क्रिएट किए अपने HTML पेज पे, दोनों को अलग अलग ID दे दी, एक को example1 एक को example2। अब इसके बाद हमने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर कोडिंग करी है CSS की। यहाँ पे हमने #example1 में बॉर्डर, पैडिंग और बॉक्स शेडो को सेट किया है और यहाँ पे बॉर्डर, पैडिंग और बॉक्स शेडो को सेट किया है, ठीक है। तो जब हम इसे रन करेंगे, तो रन करने पे वेब पेज पे क्या आने वाला है, वेब पेज पे ये आएगा, देखो यहाँ पे आएगा बॉक्स शेडो 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, ये आपकी हेडिंग थी। इसके बाद आपने क्या किया था, इस पर्टिकुलर div टैग को यहाँ पे आपने क्या किया, इसे एक बॉक्स में कन्वर्ट किया। आपने इसका एक बॉक्स लगा दिया था ना यहाँ पे देखो, और इस बॉक्स की शेडो आपने 5 पिक्सल और 10 पिक्सल कर रखी। तो देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे इसकी शेडो आ रही है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये आपकी वर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे नीचे क्या है आपका बॉक्स शेडो 5 पिक्सल 10 पिक्सल और ये आपका #888 दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपका एक बॉक्स बन चुका है और इसकी शेडो आपकी ग्रे कलर की आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रे कलर का कोड सेट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉक्स की शेडो प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपसे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी डिफाइंस
हाउ द विथ एंड द हाइट ऑफ एन एलिमेंट आर कैलकुलेटेड। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करती है किस तरीके से किसी एलिमेंट की हाइट और विथ कैलकुलेट होगी, शुड दे इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर्स और नॉट। ठीक है, तो क्या हाइट और विथ कैलकुलेट करते वक्त जो आपने इंक्लूड किया था पैडिंग और जो बॉर्डर्स वो भी इंक्लूड होंगे या फिर नहीं होंगे, ये बताता है आपका बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स गिवन है, बॉक्स साइजिंग कॉलन कंटेंट बॉक्स या फिर बॉर्डर बॉक्स, इनिशियल या फिर इनहेरिट, इन चारों में से आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों में से आप कोई भी वैल्यू को सेट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर इन द एलिमेंट्स टोटल विथ एंड हाइट। अगर आपको हाइट और विथ कैलकुलेट करते वक्त पैडिंग और बॉर्डर को भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो हैश एग्जाम्पल1 किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी होगी, यहाँ पे आपने बॉक्स साइजिंग लिखा है, कॉलन के बाद आपने यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स सेट कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को सेट करने से क्या होगा कि जब हम किसी एलिमेंट की टोटल विथ और हाइट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे उसका पैडिंग और उसका बॉर्डर भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 बताई थी प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, तो इन चारों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी कंटेंट बॉक्स है, ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके, तो कंटेंट बॉक्स में क्या है, द विथ एंड द हाइट प्रॉपर्टीज एंड मिन मैक्स प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स ओनली द कंटेंट, बॉर्डर एंड पैडिंग आर नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉर्डर और पैडिंग को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, द विथ एंड द हाइट प्रॉपर्टीज एंड मिन मैक्स प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स द कंटेंट एंड पैडिंग एंड बॉर्डर। तो यहाँ पे कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर तीनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इनिशियल। तो इनिशियल क्या करता है, सेट दिस प्रॉपर्टीज टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, और इनहेरिट क्या करता है, इनहेरिट्स दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट एलिमेंट। अगर कोई पेरेंट एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते हो यूजिंग द इनहेरिट प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, स्पेसिफाई 2 बॉर्डर्ड बॉक्सेस साइड बाय साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने div टैग लिखा और div टैग ये आपका क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया। अब यहाँ पे आपने बॉक्स साइजिंग में कर दिया बॉर्डर बॉक्स, विथ आपने कर दी 50% और बॉर्डर आपने कर दिया 5 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का, फ्लोट आपने कर दिया लेफ्ट। ठीक है, तो इट स्पेसिफाइज द 2 बॉर्डर बॉक्सेस साइड बाय साइड। और यहाँ पे क्या है, सेट द यूनिवर्सल बॉक्स साइजिंग। अगर आप चाहो तो यूनिवर्सल बॉक्स साइजिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लगा दो क्या, स्टार। तो स्टार का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है ना आपके HTML पेज में, उन सब भी एलिमेंट्स के जो बॉर्डर होंगे ना, उसका जो साइज होगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा, बॉर्डर बॉक्स, मतलब उसमें आपके पैडिंग, कंटेंट और बॉर्डर तीनों इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते थे बॉर्डिंग साइजिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टीज। ब्लॉक प्रॉपर्टीज कंट्रोल द अलाइनमेंट एंड द स्पेसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द पेज थ्रू देयर टैग्स एंड द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ब्लॉक प्रॉपर्टीज क्या करती है, कंट्रोल करती है अलाइनमेंट और द स्पेसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके पेज पे अवेलेबल है थ्रू देयर टैग्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। देखो, ब्लॉक इंक्लूड टेक्स्ट कंटेंट इनसाइड द div टैग। टेक्स्ट तो इंक्लूड होता है और इसके साथ साथ जो भी कंटेंट div टैग के अंदर है वो भी इंक्लूड होता है, बोथ विद एंड विदाउट पोजीशन स्पेसिफाइड। ठीक है, इसके अलावा टैग्स यूजिंग द डिस्प्ले ब्लॉक स्टाइल,
इमेजेस और पैराग्राफ सेट विद एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशन, तो ये सब इंक्लूड होता है ब्लॉक के अंदर। अब बात करते हैं CSS डिस्प्ले के बारे में। CSS display is the most important property of the CSS which is used to control the layout of the element। किसी भी एलिमेंट के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है CSS डिस्प्ले। इट स्पेसिफाइज हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड, तो बेसिकली ये बताता है कैसे वो एलिमेंट डिस्प्ले होगा ऑन द वेब पेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एवरी एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। देखो, हर एक एलिमेंट की एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑन द वेब पेज इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड द CSS प्रॉपर्टी डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है मैंने। ये क्या है कि जो भी एलिमेंट आपके वेब पेज पे शो होते हैं ना, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे जो CSS प्रॉपर्टी है ना, ये डिफाइन करती है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का बिहेवियर कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं CSS डिस्प्ले के सिंटेक्स के बारे में। तो आप डिस्प्ले लिखोगे, कॉलन के बाद वैल्यू को सेट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है देयर आर फॉलोइंग CSS डिस्प्ले वैल्यू विच आर कॉमनली यूज्ड। अब ये जो वैल्यू होती है डिस्प्ले की, ये काफ़ी सारी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे बोला गया है 5 डिफरेंट वैल्यू आपकी हो सकती है। सो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है देखते हैं। फर्स्ट इज डिस्प्ले इनलाइन हो सकती है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो सकती है, डिस्प्ले ब्लॉक हो सकती है, डिस्प्ले रन इन हो सकती है, या फिर डिस्प्ले नन हो सकती है। तो ये 5 वैल्यू हो सकती है डिस्प्ले की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फर्स्ट वैल्यू की, जो कि है CSS डिस्प्ले इनलाइन की। ठीक है, द इनलाइन एलिमेंट टेक्स द रिक्वायर्ड विथ ओनली। तो इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, रिक्वायर्ड विथ ही लेता है सिर्फ। it does not force the line break, so the flow of the text does not break in the inline example। ठीक है, अब यहाँ पे ना लाइन ब्रेक का यूज़ नहीं होता, पूरा कंप्लीट टेक्स्ट एक ही लाइन में आता है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इनलाइन एलिमेंट्स के, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका स्पैन, एंकर टैग, EM and B एक्सेट्रा। सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ CSS डिस्प्ले इनलाइन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है CSS डिस्प्ले इनलाइन के लिए। तो डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल टैग के अंदर आपने यूज़ किया है P सेलेक्टर, और इसके बॉक्स में आपने क्या किया है, इसे आप ब्लॉक बोलेंगे। यहाँ पे देखो डिस्प्ले इनलाइन, आपने यहाँ पे डिस्प्ले की वैल्यू इनलाइन सेट करी है। इसके बाद आपने स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड क्लोज किया और बॉडी को स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपने P टैग में लिखा है hello olevelgsadda.com। अब यहाँ आपने P टैग को कर दिया क्लोज। इसके बाद जावा ट्यूटोरियल, SQL ट्यूटोरियल, HTML ट्यूटोरियल और CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, इसके बाद बॉडी क्लोज करी, HTML क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है, तो आउटपुट आपका इस तरीके से आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि जो भी आपका आउटपुट है वो एक सिंगल लाइन में आ रहा है। यहाँ पे लाइन ब्रेक का कोई भी यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि आपने डिस्प्ले की वैल्यू इनलाइन करी थी, इसीलिए आपके सारे के सारे जो भी टेक्स्ट थे वो एक सिंगल लाइन में आ गए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की, CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की। ठीक है, द CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी सिमिलर टू द इनलाइन एलिमेंट। तो CSS इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल सिमिलर होता है इनलाइन एलिमेंट से, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, द डिफरेंस इज दैट यू आर एबल टू सेट द विथ एंड द हाइट। आप यहाँ पे विथ और हाइट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सेम एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं इनलाइन ब्लॉक के साथ हाइट और विथ को सेट करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ये इसका फ़ायदा होता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे भी देखो आउटपुट एक सिंगल लाइन में आ रहा है। ठीक है जी,
तो इस तरीके से हमने समझा CSS डिस्प्ले इनलाइन और CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। नेक्स्ट बात करते हैं CSS डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में। द CSS डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट टेक्स एज मच एज हॉरिजॉन्टल स्पेस एज दे कैन। ठीक है, तो CSS डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट जितना चाहे उतना हॉरिजॉन्टल स्पेस को पहले ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स द ब्लॉक एलिमेंट टेक्स द फुल अवेलेबल विथ, मतलब जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पूरी फुल अवेलेबल विथ को एक्वायर कर लेते हैं। दे मेक अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर देम। ठीक है, तो वो अपने पहले और अपने बाद में लाइन ब्रेक को लगाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, हम थोड़ा इसे जूम कर लेंगे और यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML हेड और स्टाइल टैग के अंदर आपने वही P को डिफाइन किया है और डिस्प्ले की वैल्यू को आपने ब्लॉक किया है। तो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है एज द प्रीवियस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हेलो ओ लेवल GS अड्डा जावा ट्यूटोरियल, SQL ट्यूटोरियल, HTML ट्यूटोरियल और CSS ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक CSS डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट ने अपना पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस एक्वायर कर रखा है। ठीक है, सबने फुल अवेलेबल विथ को एक्वायर कर लिया है और देखो यहाँ पे लाइन ब्रेक का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंस है बिटवीन द CSS डिस्प्ले ब्लॉक एंड CSS डिस्प्ले इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो आई होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस में ये सब मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो आप ट्राई कीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ की, CSS डिस्प्ले रन इन की बात करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इन मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला फायरफॉक्स इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। दीज एलिमेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक बॉक्स बाय देमसेल्फ। तो ये एलिमेंट कोई स्पेसिफिक बॉक्स को प्रोड्यूस नहीं करते अपने खुद से। ठीक है, इफ द रन इन बॉक्स कंटेन्स, यहाँ पे ब्लॉक आएगा। ठीक है, इफ द रन इन बॉक्स कंटेन्स अ ब्लॉक बॉक्स देन इट विल बी सेम एज द ब्लॉक। अगर रन इन बॉक्स कंटेन करता है ब्लॉक बॉक्स तो ये बिल्कुल सेम काम करेगा जैसे कि ब्लॉक में काम कर रहा था। ठीक है, जब डिस्प्ले की वैल्यू ब्लॉक सेट थी तो ये वैसे ही काम करेगा। अब यहाँ पे बोला गया है इफ द ब्लॉक बॉक्स फॉलोज द रन इन बॉक्स। अगर ब्लॉक बॉक्स फॉलो करता है रन इन बॉक्स, मतलब रन इन बॉक्स के बाद आता है आपका ब्लॉक बॉक्स, तो क्या होगा, द रन इन बॉक्स बिकम्स द फर्स्ट इनलाइन बॉक्स ऑफ द ब्लॉक बॉक्स। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो रन इन बॉक्स है ना वो बन जाएगा पहला इनलाइन बॉक्स ऑफ द ब्लॉक बॉक्स। ठीक है, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, पर आपको ये समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ द इनलाइन बॉक्स फॉलोज द रन इन बॉक्स। अगर इनलाइन बॉक्स फॉलो करता है रन इन बॉक्स, मतलब रन इन बॉक्स के बाद इनलाइन बॉक्स आता है, तो क्या होगा, द रन इन बॉक्स बिकम्स अ ब्लॉक बॉक्स। तो उस केस में रन इन बॉक्स बन जाएगा आपका ब्लॉक बॉक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इन पॉइंट्स को सिर्फ और सिर्फ याद कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल जब देना होगा ना आपको, तो आप सिंपली ये एग्जाम्पल देना और यहाँ पे डिस्प्ले की वैल्यू को आप रन इन कर देना। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, जो आपका ब्लॉक में आ रहा था आंसर, वही आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसे आप ऐसे ही याद करने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं CSS डिस्प्ले नन के बारे में। द नन वैल्यू टोटली रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द पेज। तो नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो नन वैल्यू का मतलब है वो एलिमेंट पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा आपके पेज से। इट विल नॉट टेक एनी स्पेस। अब वो आपके पेज पर कोई भी स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको करते हैं थोड़ा सा जूम और यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल टैग के अंदर आपने क्या किया है, h1 डॉट हिडन का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लास की वैल्यू को हिडन सेट किया हुआ है नीचे। ठीक है, इसके बाद
डिस्प्ले की वैल्यू आपने नन सेट कर दी है, इस ब्लॉक से बाहर आके आपने स्टाइल टैग को क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया। आपने पहली हेडिंग दी है H1 में, दिस हेडिंग इज विजिबल, और आपने H1 एक और हेडिंग दी है क्लास इज इक्वल टू हिडन, तो आपने इसकी क्लास को हिडन सेट कर दिया है, ठीक है। दिस इज नॉट विजिबल, H1 को क्लोज कर दिया। अब आपने पैराग्राफ लगाया यहाँ पे, यू कैन सी दैट द हिडन हेडिंग डज नॉट कंटेन एनी स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, बॉडी को आपने किया है यहाँ पे क्लोज और HTML को आपने करा है क्लोज। तो देखो आउटपुट में क्या हुआ, यहाँ पे पहले आया दिस हेडिंग इज विजिबल, तो ये H1 में था इसलिए H1 में आ गया, लार्जर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो H1 क्लास इज इक्वल टू हिडन था ना आपका, वो वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले की वैल्यू नन कर दी है। तो जिस भी क्लास की वैल्यू हिडन है उसके लिए डिस्प्ले नन हो जाएगा, मतलब वो डिस्प्ले नहीं होगा आपके पेज पे, सिंपली आपका जो पैराग्राफ था वो आपको दिखाई दे रहा होगा आपके आउटपुट में। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यू कैन सी दैट द हिडन हेडिंग डज नॉट कंटेन एनी स्पेस, तो आपकी जो हेडिंग थी उसे कोई भी स्पेस नहीं मिली है आपके पेज पे, वो एलिमेंट कंप्लीटली रिमूव हो गया है आपके पेज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं CSS लिस्ट के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना अच्छे से। Lists are very helpful in conveying a set of either numbered or bullet points, ठीक है। लिस्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें कुछ कंटेंट चाहिए होता है या तो नंबर्ड फॉर्म में या फिर बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। दिस चैप्टर टीचेज यू हाउ टू कंट्रोल द लिस्ट टाइप, पोजीशन, स्टाइल एक्सेट्रा यूजिंग CSS। देखो लिस्ट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी थ्योरी क्लासेस में, यहाँ पे हम समझेंगे कि CSS का इस्तेमाल करके कैसे हम लिस्ट के टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, स्टाइल और एक्सेट्रा आगे और सारे फीचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द CSS, ठीक है। So we have the following 5 CSS properties which can be used to control the list. तो हमारे पास 5 डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज होती है जिसका इस्तेमाल करके हम लिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन है, पेड वीडियो कोर्स इज़ अवेलेबल। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो मॉड्यूल M3 R5 या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या फिर मॉड्यूल M4 R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए पेड वीडियो कोर्स चाहते हैं, वो इसे परचेज कर सकते हैं और उन्हें इसके साथ कंप्लीट ई नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब टाइम बहुत कम है, सिर्फ 1 महीना बचा है, तो इस कम टाइम में अगर आप चाहते हो कि आप वीडियो कोर्स से जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ ही साथ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी पेड नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 5 इम्पॉर्टेंट CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहली है आपकी द लिस्ट स्टाइल टाइप अलाउज यू टू कंट्रोल द शेप और द अपीयरेंस ऑफ द मार्कर। तो लिस्ट स्टाइल टाइप का इस्तेमाल करके आप मार्कर, मतलब जो आपकी बुलेट पॉइंट है, उसका शेप और अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट की, और अगर मैं बात करती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग करेक्टर्स का स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है द लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो स्पेसिफाइज वेदर अ लॉन्ग पॉइंट दैट रैप्स टू द सेकेंड लाइन शुड अलाइन विद द फर्स्ट लाइन और स्टार्ट अंडरनीथ द स्टार्ट ऑफ द मार्कर। तो ये डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ योर मार्कर, ठीक है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट बात करते हैं द लिस्ट स्टाइल इमेज के बारे में। दिस स्पेसिफाइज एन इमेज फॉर द मार्कर रादर देन अ बुलेट पॉइंट और अ नंबर, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल इमेज क्या करती है, ये स्पेसिफाई करती है इमेज फॉर अ मार्कर, मतलब मार्कर की जगह पे आपकी इमेज आएगी, बुलेट पॉइंट और नंबर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिस्ट स्टाइल सर्व्स एज अ शॉर्ट हैंड फॉर द प्रीसीडिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड है आपकी प्रीसीडिंग प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। आप शॉर्ट हैंड में इसे ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द मार्कर ऑफसेट।
स्पेसिफाइज द डिस्टेंस बिटवीन द मार्कर एंड द टेक्स्ट इन द लिस्ट। तो मार्कर ऑफसेट से क्या होता है कि आप अपने मार्कर और अपने टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी विल सी हाउ टू यूज दीज प्रॉपर्टी विद द एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट है आपका द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी के बारे में। द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल द शेप और द स्टाइल ऑफ द बुलेट पॉइंट, ऑल्सो नोन एज अ मार्कर, इन द केस ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उस केस में जो आपका मार्कर है, जिसे हम बोल रहे हैं बुलेट पॉइंट, उसका शेप और स्टाइल आप चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो उस केस में आप नंबरिंग जो करेक्टर्स है ना आपके, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। Here are the values which can be used for a unordered list। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यूज का आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज नन, मतलब नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप नहीं लगा रहे हो। सेकेंड इज डिस्क, जो कि डिफॉल्ट होती है। अ फील्ड इन सर्कल, ठीक है, इस तरीके से देखो डिस्क ये होता है आपका, थोड़ा सा सर्कल नहीं बन पा रहा है, वेट, इस तरीके से आपका होता है। ये फिल्ड इन सर्कल आपका डिस्क होता है। सर्कल आपका ये होता है, ठीक है, एन एम्प्टी सर्कल। और स्क्वायर मतलब आपका सिंपल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4 वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है, किसकी, आपके मार्कर के स्टाइल और शेप के लिए, ठीक है। बात कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ पे देखो आपका जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, वो बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा है यूएल, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने यहाँ पे सेट करी है। क्या करा है आपने यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे आपने कॉलन के साथ सर्कल कर दिया है, मतलब आपने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को सर्कल सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपने LI लिखा है, मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स। उसके बाद आपने इसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपकी पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ पे आपकी दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे यूएल स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप आपने स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे LI में मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स है, ठीक है। इसके बाद आपने OL का इस्तेमाल किया है। OL में स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने सेट करी है, लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल, मतलब डेसिमल नंबर्स जो आपके होते हैं वो वाले, जैसे कि 1 2 3 ये आपके डेसिमल नंबर है, वो आएंगे यहाँ पे। LI में आपने मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स सेट किया है। इसके बाद आपने एक दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है यहाँ पे। OL में स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। यहाँ पे लोअर अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जैसे कि स्मॉल ABCD। यहाँ पे भी मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स आपने आइटम्स ऐड करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे तीसरी OL बनाई है, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट। स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने सेट करी है, लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर रोमन, मतलब रोमन नंबर्स लेकिन लोअर केस में। इसके बाद मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स आपने ऐड करवा दिया। यहाँ पे आपने इस वाली ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया और एंड में बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इस टाइप से आपका आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो देखो पहले आपकी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्कल थी आपकी शेप, जो आपका स्टाइल था, तो यहाँ पे सर्कल आ गया, ठीक है। आपके जो मार्कर थे वो सर्कल शेप के बन गए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसका जो स्टाइल था वो स्क्वायर था। तो यहाँ पे स्क्वायर आपको बुलेट्स दिख रही होंगी, ठीक है। थर्ड में क्या है, आपका यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट थी, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में डेसिमल आपने सेट किया था स्टाइल। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स दिख रहे हैं। इसी तरीके से जो आपकी नेक्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसमें आपने लोअर अल्फा किया था, तो यहाँ पे ABCD आपको दिखाई दे रहे हैं एज मार्कर। इसके बाद जो आपकी आखिरी ऑर्डर्ड लिस्ट थी, वहाँ पे आपने वैल्यू को लोअर रोमन किया था, तो यहाँ पे आपको लोअर रोमन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात करी लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है जी।
नेक्स्ट बात करते हैं द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी इंडिकेट्स वेदर द मार्कर शुड अपीयर इनसाइड और आउटसाइड द बॉक्स कंटेनिंग द बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करती है, जो आपके मार्कर है वो कहाँ पे अपीयर होंगे, इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग द बुलेट पॉइंट। जो बॉक्स बुलेट पॉइंट को कंटेन कर रहा है उस बॉक्स के इनसाइड होंगे आपके मार्कर्स अपीयर या फिर उस बॉक्स के आउटसाइड होंगे आपके मार्कर अपीयर। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है आपका लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी। इट कैन हैव वन ऑफ द टू वैल्यूज, तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी, इनसाइड और आउटसाइड। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले इनसाइड के बारे में। इफ द टेक्स्ट गोज ऑन टू द सेकेंड लाइन द टेक्स्ट विल रैप अंडरनीथ द मार्कर। अगर आपका टेक्स्ट सेकेंड लाइन में आता है तो वो आपके मार्कर से रैप हो जाता है। ठीक है, इट विल ऑल्सो अपीयर इंटेंडेड टू वेयर द टेक्स्ट वुड हैव स्टार्टेड इफ द लिस्ट हैड अ वैल्यू ऑफ आउटसाइड। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करते हैं अभी एग्जाम्पल की हेल्प से। नेक्स्ट इज इफ द टेक्स्ट गोज ऑन टू द सेकेंड लाइन द टेक्स्ट विल बी अलाइंड विद द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन। अगर आपका टेक्स्ट सेकेंड लाइन में जाता है तो जो टेक्स्ट है वो कैसे अलाइन हो जाएगा, वो होगा आपकी फर्स्ट लाइन की तरह अलाइन, जो कि आपके राइट ऑफ द बुलेट में होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, तो यहाँ पे HTML हेड को क्लोज किया, बॉडी, यहाँ पे देखो UL स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल किया आपने और सेमी कॉलन लगा के आपने लिस्ट स्टाइल पोजीशन को आपने आउटसाइड कर दिया है। तो आपने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया है। LI में मैथ, सोशल साइंस और फिजिक्स है, UL को आपने क्लोज किया, फिर आपने एक दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर किया है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड की है, मैथ, सोशल साइंस और फिजिक्स फिर से वही आ गया और यहाँ पे इसे क्लोज किया। नेक्स्ट आपने OL किया, स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आपने आउटसाइड करी है, इसे इनसाइड को कर देते हैं, इसे आउटसाइड। इसके बाद सब कुछ सेम है और यहाँ पे आपने क्या किया है, पोजीशन को इनसाइड किया है। अब देखते हैं आपका आउटपुट क्या आया है। देखो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो आपने सर्कल स्टाइल किया तो आपके सर्कल स्टाइल में पूरी लिस्ट आ गई है। आपने लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैथ, सोशल साइंस और फिजिक्स, इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो असर है वो कब दिखाई देगा, जब आपके ऊपर कोई लिस्ट होगी जब। तो ये आपकी पहली ही लिस्ट है तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे क्या हो रहा है, आपने इनसाइड किया है। तो इनसाइड का मतलब क्या है, जो आपको ये बॉक्स है ना, जिस बॉक्स में आपके बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, उसी बॉक्स के अंदर आपके मार्कर अपीयर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि आपने इनसाइड किया है तो यहाँ पे जो आपके मार्कर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, जहाँ से आपका ये वाला टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके मार्कर स्टार्ट होंगे इनसाइड वाले। अब नेक्स्ट बात करते हैं OL लिस्ट की। तो यहाँ पे क्या आउटसाइड किया आपने, तो जो आपका ये वाला बॉक्स है जिसके अंदर आपके क्या थे, बुलेट्स थे, उसके देखो उस बॉक्स के बाहर आए, ये बॉक्स है आपका पूरा, यहाँ से आपका बॉक्स है। ठीक है, तो इस बॉक्स के बाहर आपके ये बुलेट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड वैल्यू थी इसीलिए। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी इनसाइड है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये बॉक्स है आपका, जो आपके बुलेट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, उसी के अंदर से आपके दूसरे वाले लिस्ट के मार्कर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पोजीशन सेट कर दी है मार्कर की। आप ये बता रहे हैं कि आपके मार्कर इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे उस बॉक्स के जो कि बुलेट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ आपने क्या किया है,
The list style image allows you to specify an image so that you can use your own bullet style. तो list style image property का इस्तेमाल करके आप कोई भी एक image use कर सकते हो as a own bullet style. ठीक है, किसी भी एक image का आप use करके उसे अपनी खुद की एक bullet style create कर सकते हो. The syntax is similar to the background image property. तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जैसा सिंटेक्स है इसका, with the letters URL starting the value of the property followed by the URL in the bracket. तो आपको यहाँ पे इमेज का URL देना पड़ेगा. If it does not find the given image then default bullets are used. Here is the example. ठीक है, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल में HTML हेड को क्लोज किया, बॉडी में आपने यूएल लिस्ट डिफाइन करी है, एलआई में आपने क्या किया है, स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल इमेज. आपने एक पर्टिकुलर लिस्ट आइटम के स्टाइल एट्रीब्यूट पे ये वाली प्रॉपर्टी सेट करी है, लिस्ट स्टाइल इमेज कॉलन यूआरएल देंगे आप यहाँ पे. तो आपने इस पर्टिकुलर इमेज का यूआरएल दे दिया. ठीक है, इसके बाद सेमी कॉलन लगा के आपने इसे बंद किया और यहाँ पे आपने वैल्यू दी है लिस्ट आइटम की मैथ्स. उसके बाद सेकंड लिस्ट आइटम आपका क्या है, सोशल साइंस एंड देन फिजिक्स. फिर आपने इस पर्टिकुलर लिस्ट को क्लोज कर दिया और नेक्स्ट आपकी है ऑर्डर्ड लिस्ट. यहाँ आपने क्या किया है, एलआई में स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल इमेज, आपने यूआरएल दे दिया इमेज का और यहाँ पे वैल्यू है मैथ्स. नेक्स्ट इज सोशल साइंस, फिजिक्स, ओवल बंद किया, बॉडी बंद करी और HTML बंद किया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि आपने सिर्फ एक ही लिस्ट आइटम पे लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो जो बाकी आपके लिस्ट आइटम थे वो क्या करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स या फिर डिफ़ॉल्ट आपके जो नंबर्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका मैथ्स था, ठीक है, मैथ्स के आगे आपने खुद की क्रिएट की हुई बुलेट स्टाइल का यूज़ किया है जो कि आपकी थी एक इमेज. ठीक है, तो आपकी मान लो एक बुलेट की जिफ इमेज थी, आपने उसका यूज़ किया यहाँ पे. उसके बाद सोशल साइंस और फिजिक्स के लिए आपकी जो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स होती हैं ना अनऑर्डर्ड लिस्ट की, वो आपकी आ गई है यहाँ पे. तो आपकी डिस्क होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट की डिफ़ॉल्ट बुलेट्स. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क दिखाई दे रही है आपको. नेक्स्ट आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, ये आपकी अनऑर्डर्ड है, ये आपकी ऑर्डर्ड है. यहाँ पे भी पहले एलिमेंट में पहले लिस्ट आइटम में क्या हुआ है, आपकी जो ओन क्रिएटेड बुलेट स्टाइल जो कि आपकी एक बुलेट की जिफ थी वो आ गई है. और सेकंड और थर्ड यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि ये आपके ऑर्डर्ड लिस्ट के डिफ़ॉल्ट क्या हैं, आपके नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आपके डिफ़ॉल्ट में नंबर्स आते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, अपनी खुद की बुलेट स्टाइल क्रिएट की है एक इमेज के तौर पे. ओके जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में. द लिस्ट स्टाइल अलाउज यू टू स्पेसिफाई ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टीज इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन. तो बेसिकली ये होता है आपका शॉर्ट हैंड सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ सेट करने के लिए. द लिस्ट स्टाइल अलाउज यू टू स्पेसिफाई ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टीज इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन. ठीक है, एक सिंगल एक्सप्रेशन में आप सारी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर सकते हो. These properties can appear in any order. तो किसी भी ऑर्डर में आप इन सारी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे HTML हेड को क्लोज किया, बॉडी में आपने लिखा है UL और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने सेट करी है लिस्ट स्टाइल. प्रॉपर्टी आपकी है इनसाइड और स्क्वायर, सेमी कॉलन और मार्कर ऑफसेट प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने 2em सेट करी है. यहाँ पे em का मतलब है एम्फीमेरल यूनिट. ठीक है, एम्फीमेरल यूनिट इसका मतलब होता है em. ओके, अब इस em का एक्चुअल मीनिंग क्या है, देखो ये जो em होता है ना ये आपका होता है रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट. तो यहाँ पे जो 2em है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स द साइज ऑफ, वेट, 2 टाइम्स द साइज ऑफ करंट फॉन्ट. ठीक है, जो भी आपका करंट फॉन्ट है ना उसका 2 टाइम्स जो आपका बनेगा वो आपका होगा 2em की वैल्यू. तो ये आपने डिस्टेंस सेट कर दिया है. ठीक है,
तो फर्स्ट केस में आपने मार्कर ऑफसेट की वैल्यू 2 EM करी है और यहाँ पे लिस्ट आइटम पे मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स लिखा है। यूएल को क्लोज किया, यहाँ पे आपने ओएल स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल, आउटसाइड और अपर अल्फा सेट किया और मार्कर ऑफसेट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आपने सेट करी है। यहाँ पे सेम लिस्ट आइटम है, ओएल क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी, HTML को भी क्लोज कर दिया। आउटपुट क्या है ये देखते हैं। इट विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो यहाँ पे मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिक्स आया, यहाँ पे आपके स्क्वायर शेप के बुलेट्स आ गए। इनसाइड आपने यूज़ किया है पोजीशन और यहाँ पे देखो बुलेट और टेक्स्ट के बीच में 2 EM का डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो ऑर्डर्ड लिस्ट थी, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन द मार्कर एंड द टेक्स्ट इज ओनली 2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम है। और यहाँ पे आपने आउटसाइड का यूज़ किया है, तो इसलिए इस वाले बॉक्स से आउटसाइड आपके मार्कर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पांचों लिस्ट प्रॉपर्टी को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं और ये टॉपिक मैं मानती हूँ डिफ़िकल्ट है थोड़े से, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है जी। तो ट्राई कीजिए समझने का। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को पोस्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, जो मेहनत हम कर रहे हैं वो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हमसे ज्वाइन होने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।